बड़ी खबर से आपको अपडेट करेंगे। शेर अफजल मरवत की मुल्तान आमद, सराकिस्तान सूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुल्तान से एक अहम सियासी और इलाकाई पेशरफ सामने आई है। PTI के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल खान मरवत ने सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुँचने के बाद सराइकी वसेब के मसाइल और सूबे के क़याम के हवाले से खुसूसी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेर अफजल मरवत की सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सेक्रेटेरिएट आमद पर पार्टी चेयरमैन राना मोहम्मद फराजनून और दीगर रहनुमाओं की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। उन्हें सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और सराइकी वसेब की जानिब से अजरक का तोहफा और फूल पेश किए गए। शेर अफजल मरवत ने इस मौके पर सराइकी सूबे के क़याम, वसेब की शनाख्त, इख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकली और अवामी मसाइल के हल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और मीडिया के सवालात के भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उनके वालिद पख्तून मगर वालदा सराइकी हैं और उनके घर में भी सराइकी ज़बान बोली जाती है और वो इसी वजह से सराइकी वसेब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना मोहम्मद फराजनून ने शेर अफजल मरवत की आमद को खुश आइन करार दिया। उन्होंने कहा कि सराइकी वसेब सिर्फ एक जोग्राफियाई खित्ता नहीं, हज़ारों साल तारीख, ज़बान, सकाफ़त, तहजीब और मुनफरिद शनाख्त रखने वाली सरजमीन है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, सराकिस्तान सूबे का क़याम निहायत नागुज़ीर है। सराइकी खित्ता अपनी एक तारीख़ी, तहजीबी और सकाफ़ती शनाख्त रखता है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्तान और सराइकी खित्ते की तारीख़ की बात की जाए तो यह खित्ता पाकिस्तान के क़याम से बहुत पहले मुनफरिद मकाम रखता था। वक्त गुजरने के साथ इंतज़ामी तकसीम तब्दील होती रही मगर इसकी तारीख़ी हैसियत कभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सराइकी वसेब की हकीकी शनाख्त को तस्लीम किया जाए, अवाम को उनके हुकूक दिए जाएँ। पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसमें मज़ीद सूबे बनने चाहिए। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दीगर सूबों के अंदर भी मज़ीद सूबे नागुज़ीर हैं। शेर अफजल मरवत ने अपनी गुफ्तगू में सराइकी वसेब के सिर्फ सूबाई मुतालबे को ही मौजू नहीं बनाया बल्कि यहाँ के आम शहरी, मजदूर, किसान और नौजवानों के मसाइल पर भी तफसीली बात की। उन्होंने कहा कि मजदूर माशरे की रीढ़ की हड्डी है। काश्तकार पाकिस्तान का सबसे अहम तबका है। महंगाई और रोज़गार के महदूद मौक़े ने आम लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। सराइकी वसेब में सनती तरक्की, रोज़गार के मौक़े और नौजवानों के लिए मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने सराइकी ज़बान और सकाफ़ती शनाख्त के हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सराइकी ज़बान सदियों से इस खित्ते के अवाम के दरमियान राब्ते, अदब, शायरी, लोक सकाफ़त और रिवायात की ज़बान है। उन्होंने कहा कि सराइकी ज़बान, सकाफ़त और शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ देना और उसे फ़रोग़ देना निहायत ज़रूरी है। शेर अफजल मरवत ने मज़ीद कहा कि सराइकी वसेब के सेक्रेटेरिएट के लिए इंतज़ामी इख्तियारात सेक्रेटेरिएट को मिलने चाहिए। अगर कहीं सेक्रेटेरिएट कायम किया जाए तो उसका मकसद सिर्फ बिल्डिंग या अफसरान नहीं बल्कि अमली तौर पर इख्तियारात का निचली सतह तक तकसीम होना है। मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सराइकी सूबे का मुतालबा एक सियासी आइनी मामला है जिस पर संजीदा मुकालमा होना चाहिए। उन्होंने सराइकी वसेब के नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि नौजवान किसी भी मुआशरे का मुस्तकबिल हैं। अगर नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाएँ तो सराइकी वसेब न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे मुल्क की मुश्किलात ख़त्म कर सकता है। मुल्तान में होने वाली ये मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से अहम करार दी जा रही है कि सराइकी सूबे के मुतालबे पर मुख्तलिफ सियासी हलकों की जानिब से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। वज़ारत आला नहीं मांगी, कभी वज़ारत नहीं मांगी। 3 दफा जो है जब भी निकाला गया तो एहतजाज पे ही इख्तिलाफात होते थे। 8 फरवरी तक कोई इख्तिलाफ मेरे किसी के साथ नहीं थे, लेकिन जब भी ये लोग बाहर निकले तो सबसे पहले मेरे साथ एहतजाज के मामलात पे इख्तिलाफ किए। आज भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो भी आप ऐलानात कर रहे हैं, मैं कसमन कहता हूँ आप में से किसी की औकात ही नहीं है कि आप वो एहतजाज कर दिखाएं जिसके आप दावे कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते हैं। ये ट्रक की बत्तियों के पीछे लोगों को लगाना छोड़ दे। आज भी मैं आपको कहता हूँ, 4 माह कबल भी आपको कहा था, ये एहतजाज वापस मुझे दें। और मैं कसमन कहता हूं कि इस ज़ुल्म, इस जबर, इस नाइंसाफी के निज़ाम के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, इसके खिलाफ एक ऐसी पाकिस्तान भर की एक तहरीक और एक एहतजाज जो है वो निकाल सकता हूं कि जिसमें सिंधी, बलोची, पाकिस्तानी तमाम कम्युनिटीज के लोग, तमाम जबानों के लोग निकलेंगे। ना आपसे ये पूरा है, ना आप कर सकते हैं। बेहतरीन वक्त एहतजाज का आपने ज़ाय किया। आज भी मुल्क में दहशत गर्दी है, आज भी मुल्क में इंतशार है, कश्मीर के हालात दिगरगू है, बलूचिस्तान के हालात दिगरगू है। यही वक्त तो था जब महंगाई ने पाकिस्तानी गरीब की कमर तोड़ दी है कि आप एक
عظیم الشان احتجاج کرتے, بتاتے کہ پاکستان کے عوام بھی نیپال کی طرح, بنگلہ دیش کی طرح, ہندوستان کی طرح پاکستان کے حکام کو, ایران کی تو کیا بات ہے, ان کی تو ہم گرد کو بھی نہیں چھو سکتے, لیکن آپ بتا سکتے تھے کہ ہم بھی نکل سکتے ہیں. آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤ, یہ احتجاج کی ذمہ داری واپس مجھے دو, اور یہ میں پھر چند دن تک آپ کا انتظار کروں گا. یاد رکھیں, اگر یہ موقع آپ نے ضائع کیا, نہ 27 ستمبر کبھی آئے گی, نہ آپ کوئی احتجاج کر سکتے ہیں, نہ آپ کبھی احتجاج لائیں گے, اور صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کی مشکلات میں, تکالیف میں زیادتی کا اور اضافے کا باعث بنیں گے. کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی قیادت میں مسئلہ ہے یا بات چیت میں مسئلہ ہے, کیا سمجھتے ہیں, کہاں پہ ہے؟ ایک قیادت پی ٹی آئی میں کوئی ہے ہی نہیں, عمران خان ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ عمران خان کے اپنے فیصلے ہیں جو ان کو اندر رکھ رہے ہیں. آج سے 2 سال پہلے خان باہر آ سکتا تھا, 2.5 سال پہلے آ سکتا تھا, خود ان مذاکرات کا میں حصہ رہا ہوں, لیکن آپ یاد کریں نا, جب اگست میں شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب پر مشتمل کمیٹی بنی تھی, انہوں نے کہا جی اگست میں ہم انتخابات کراتے ہیں 2022 میں. خان نے کہا میں نے نہیں کرانے. وہ انتخابات پھر کتنے تاخیر سے ہو گئے, یہ 24 نومبر کو رہائی کی پیشکش ہوئی. لہذا یہ جو خان کے اپنے فیصلے جو ان سے کروائے جاتے ہیں, انہوں نے پارٹی کا بٹھا بٹھایا ہوا ہے. یہ جو پشاور میں جلسہ ہوا, ہر ایک ایم پی اے ایم این اے کے ذمہ انہوں نے لوگ لگائے ہوئے تھے. 7 کنال کی جگہ پہ انہوں نے تمبو لگا کے جگہ کو گھیر کے, اب کہتے ہیں یہ عظیم الشان تاریخ کا بڑا جلسہ ہوا. وہ یار کس کو بھی وقوف بنا رہے ہو؟ پی ٹی آئی کے جلسے جو 8 فروری سے پہلے ہوئے, آپ کے تصور میں نے جلسہ کیا تھا, لاکھوں لوگ آئے تھے. تو لہذا خان کی رہائی کا سارا دار و مدار خان کے اپنے فیصلوں پر ہے. اگر آنے والے وقت میں 28ویں ترمیم کے حوالے سے اگر پیشکش ہوتی ہے اور اگر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو میرا خیال ہے 5-6 مہینوں کے اندر خان کی رہائی ممکن ہے.